चलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल के चैप्टर पे थे और हमने अभी तक ऑलमोस्ट 6 प्रिंसिपल कर लिए थे। 6 प्रिंसिपल हमने कर लिए थे। सबसे पहला प्रिंसिपल हमने किया था गोइंग ऑन कंसर्न, उसे खत्म किया। उसके बाद सेकंड कौन सा किया था? कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। उसके बाद तीसरा कौन सा? एक्रूअल कंसेप्ट। ओके, चौथा, पांचवा और छठा अकाउंटिंग पीरियड, और सातवां भी हमने डिस्कस कर लिया था जिसका नाम था कॉस्ट कंसेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। हम उसके ऊपर थे। मैंने कहा था whenever we acquire the assets, whenever we buy the, acquire means buy, whenever we buy the assets, we always record the assets on that value in the balance sheet. Then year by year, when we use those assets, we charge depreciation on that assets, and that depreciation we book it in an expense in profit and loss account. Depreciation जो है वो expense है और उसे हम कहाँ पे बुक करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। वो प्रॉफिट में से ही काटा जाता है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है बट नॉन कैश एक्सपेंस, उसके लिए कैश की पेमेंट नहीं करते। फाइन। और दूसरी तरफ हम असेट्स के अंदर से उस वैल्यू को कम कर देते हैं जितनी डेप्रिशिएट हो गई। दोनों तरफ इफेक्ट आता है। 2 इफेक्ट हो गए। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंस में चला गया, और दूसरा इफेक्ट जो भी असेट्स डेप्रिशिएट हुआ उसकी वैल्यू में से उतना कम हो गया। फाइन, क्योंकि डबल एंट्री पड़ रहे हैं तो 2 इफेक्ट आ गए। इसी को हमने डिस्कस किया था उस दिन, और इसी के बारे में लिखने वाले थे, जिस कंसेप्ट का नाम था हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, या आप कुछ भी कह सकते हो क्या? कॉस्ट कंसेप्ट। कभी कभी अकेला कॉस्ट कंसेप्ट भी आ जाता है, या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट। चलो इसके बारे में लिखते हैं। आ जाओ फटाफट जल्दी से। हम यही लिख रहे थे और ये मैंने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी, एक्सप्लेन कर दिया था। अब सिर्फ लिखना बाकी था, तो लिखो थोड़ा सा इसके बारे में, अच्छी अच्छी बातें लिख लेते हैं। आप लिखो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, according to this concept, and assets ये 7th है 6th है, ये 7th है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट हम इसे पढ़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, एंड assets is ordinarily ORDINARILY, ordinarily recorded in the books of account, at a price at which it was acquired. सिंपल सी लैंग्वेज लिखी है। ऑर्डिनरली जो एक असेट्स है वो बुक्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है एट अ प्राइस एट विच इट वाज एक्वायर्ड। जो हम बाय करते हैं, जो प्राइस हम पे करते हैं, उसी प्राइस पे हम असेट्स की रिकॉर्डिंग करते हैं बुक के अंदर। लेकिन एक वर्ड आया ऑर्डिनरली, आया ना बीच में, ORD, अंडरलाइन करो। अब इस वर्ड का भी एक मतलब है। ऑर्डिनरली का मतलब होता है अक्सर, मीन्स 90%, से 95%, बट नॉट 100%। When we say ordinarily means it happens every time but not every time. आप समझे? मतलब अक्सर ऐसा होता है लेकिन हर बार ऐसा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। एक सिचुएशन ऐसी आएगी +2 के अंदर जब आप असेट्स की वैल्यू को चेंज करोगे अकॉर्डिंग टू मार्केट वैल्यू बैलेंस शीट के अंदर। फाइन। उस वक्त पे आपको ऐसा ना लगे कि सर ने कहा था हमेशा हर बार असेट्स की वैल्यू को हम वही दिखाते हैं जितने में हमने बाय किया, और आज हम इसे चेंज कर रहे हैं, तो सर की बात झूठ हो गई। इसलिए मैंने कहा ऑर्डिनरली मीन्स अक्सर। तो आप लिख सकते हो 95% ऐसा होता है, लेकिन 5% चांसेस हैं, सिचुएशंस हैं जहां पे हम असेट्स की वैल्यू को रीवैल्यू करते हैं और चेंज कर देते हैं।
ऐसा होता है व्हेन वी चेंज द वैल्यू ऑफ असेट्स अकॉर्डिंग टू मार्केट प्राइस, ऐसा होता है। तो एक दो सिचुएशन ऐसी हैं, एक दो चैप्टर्स ऐसे +2 में आएंगे जहां आप असेट्स की वैल्यू को चेंज करोगे अकॉर्डिंग टू मार्केट वैल्यू। तो उस टाइम के लिए ये वर्ड है, कौन सा वर्ड? ऑर्डिनरी। मतलब 100% नहीं होता, पर 99% अगर आप कहोगे ना तभी मैं मान जाऊंगा। 99% वी रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ असेट्स इन बैलेंस शीट ऑन द वैल्यू वी हैव एक्वायर्ड देम। मतलब जो हमने पैसा पे किया, अगर मान लो आपने मशीन 1 लाख रुपए देके परचेज की, तो हमेशा हम 1 लाख ही दिखाएंगे, कहा? बैलेंस शीट के अंदर। फिर 1 साल यूज की, उसमें से पैसा कट जाएगा, डेप्रिसिएशन, वो चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी। फिर अगले साल और कम हो जाएगी, अगले साल और कम। मैंने करके दिखाया था, ठीक है। लेकिन ऐसा 100% नहीं होता, ठीक है जी, ऐसा 100% नहीं है। ये 99% तक मान सकते हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको +2 में तब आएंगे जब आपको मार्केट वैल्यू के हिसाब से असेट्स की वैल्यू दिखानी होगी। उस टाइम पे आपको ये बात कॉन्ट्राडिक्शन लगेगी कि सर ने उस वक्त कहा था ऐसा 100% होता है, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि 100% होता है, ठीक है जी। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट लिखो। दिस कॉस्ट is the basis. This cost, point number लिख सकते हो, this cost is the basis of valuation of the assets in the balance sheet. In the balance sheet. फॉर एग्जाम्पल, अगले पैराग्राफ में, फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बिजनेस परचेज अ मशीन ऑफ ₹10 lakh, if a business purchased a machine of ₹10 lakh, it would be recorded in the books at that figure, yeah, at this figure. ठीक है जी। अगर मशीन परचेस किया 10 लाख की, तो हम अपनी बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगे? मशीन 10 लाख। सब्सिक्वेंट, आगे लिखो, सब्सिक्वेंट इंक्रीज और डिक्रीज, सब्सिक्वेंट इंक्रीज और डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द मशीन वुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। Subsequent increase or decrease in the value of the machine would not be recorded in the books of accounts. ठीक है जी। अब सुनो मेरी बात, सिंपल अभी तक लैंग्वेज चल रही है, सबको समझ में आ रहा है, लेकिन मैं फिर वही बात बोल रहा हूं। यहां पे मैं फिर वही बात बोलता हूं, हमने अगर मशीन परचेज की, तो हमने मशीन 10 लाख की परचेज की, तो बैलेंस शीट में कितना दिखाया? 10 लाख। फाइन, कितना दिखाया? 10 लाख। चाहे मार्केट में उसका प्राइस इंक्रीज हो जाए, चाहे डिक्रीज हो जाए, हम वो प्राइस बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। लेकिन फिर मैं आपको बोलता हूं 99% नहीं दिखाते, 1% दिखाते हैं। कब? +2 में। +2 में जब एक चैप्टर आएगा, उस वक्त पे आप कंफ्यूज नहीं होना। ऐसे 2 चैप्टर आपके पास आएंगे, जब हम इसे पढ़ेंगे और जब हम कहेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वहां आप इस बात से कंफ्यूज नहीं होना, ये वाला कंसेप्ट वहां टूट जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने वहां आपको पहले ही लिखवा दिया इस कंसेप्ट में कि 99% हम ऐसा करते हैं अकाउंट्स के अंदर, दैट वी शो द वैल्यू ऑफ एसेट्स, द वैल्यू विच वी हैव एक्वायर्ड देम, जो हमने बाय करते वक्त खर्च की थी। लेकिन 1% इज अ चांस व्हेन वी चेंज देम, ठीक है जी। याद रहेगा +2 तक ये बात। आगे लिखो, बट दिस concept
but this concept does not mean that assets will be continuously this concept does not mean that assets will be continuously shown at their bought price. This concept does not mean the assets will be continuously shown at their bought price because every year the depreciation will be deducted from the value of the asset. बिल्कुल क्लियर हो गया पॉइंट? कोमल क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? आप ऐसा मत समझ लेना कि सुनो मेरी बात इधर, आप ऐसा मत लिखना बाद में इधर देखो, आप ऐसा मत समझ लेना कि हिस्टोरिकल कंसेप्ट ये बोलता है कि हम असेट्स को उस वैल्यू में दिखाएंगे जितने हमने बाय किया। हमने बाय किया पहले साल 10 लाख की मशीन, लेकिन अगले साल भी वो 10 लाख दिखाई जाएगी, ऐसा गलती से मत समझ जाना। क्यों? उसमें से क्या माइनस हो जाएगा, उसके अगले साल क्या माइनस हो जाएगा। तो आप हिस्टोरिकल कंसेप्ट के अंदर दो बातों का आप ध्यान रखोगे। क्या? एक तो ये कि हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट के अंदर हम मशीन की वैल्यू हर बार वही दिखाएंगे जो बाजार की, जो हम जितने में हमने बाय किया, ऐसा नहीं है। सुनो, एक तो बात ये ध्यान में रखना कि हिस्टोरिकल कंसेप्ट के अंदर हम हर बार वही वैल्यू दिखाएंगे जितने में हमने उस असेट्स को बाय किया। ये बात भी सच नहीं है, उसका 1% चांस हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरा, हर साल उतनी ही वैल्यू दिखाएंगे जितने में हमने बाय किया, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि हर साल वैल्यू गिरती चली जाएगी, डेप्रिसिएशन लगता चला जाएगा। ये बात मैंने आपको यहाँ कुछ बना के भी दिखाई थी, छोटी छोटी बैलेंस शीट, ठीक है जी। याद रखना दो बातें, व्हेन यू आर स्टडिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, ये दो बातें आपकी राइटिंग में आनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1 टू बी नोटेड इज दैट वी शो द वैल्यू ऑफ असेट्स ऑर्डिनरली। ऑर्डिनरली मीन्स 99%. We show the value of assets ordinarily in the books of account. कौन सी वैल्यू? The value we have bought them, the value we have paid to buy them. ठीक है जी, पहली बात। और दूसरी, we do not show the value, same value of assets every year because we have to charge depreciation also. कई लोग ये ना समझ बैठे कि हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब है कि एक बार अगर मशीन 10 लाख में बाय कर ली तो जब तक कंपनी चलेगी उस मशीन की वैल्यू 10 लाख ही रहेगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें से डेप्रिसिएशन करता चला जाएगा। फाइन। और ऐसा भी नहीं है कि हर बार वो मशीन 10 लाख की दिखाई जाएगी, उसमें भी चेंजेस आ सकते हैं, वो हम आगे 12th क्लास में पढ़ते हैं। तो दो बातें आपको जब आप लिखोगे, जब इसे ये बहुत मैडम देती है पेपर में, ये कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है थोड़ा सा, इसको मैडम पेपर में बहुत देती है, मैडम बहुत पसंद करती है। इसमें 2 पॉइंट हो गए ऑलरेडी। एक तरफ तो आप कंसेप्ट पढ़ रहे हो और एक तरफ उसके अपोजिट पढ़ रहे हो, देख रहे हो आप। एक तरफ तो हम कहते हैं कि कंसेप्ट है दैट वी हैव टू शो द हिस्टोरिकल कॉस्ट, दूसरी तरफ कहते हैं ना, ऐसा नहीं, वी जस्ट शो द वैल्यू ऑर्डिनरली, मीन्स 99%। 1% चांस है दैट वी डोंट शो द हिस्टोरिकल कंसेप्ट, ठीक है। और दूसरा, वी डू नॉट शो द सेम वैल्यू एवरी ईयर, वी चार्ज डेप्रिसिएशन। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? समझ में आ गई? चलो आगे लिखो। द जस्टिफिकेशन, नेक्स्ट पैराग्राफ में, द जस्टिफिकेशन of this concept lies in the following arguments. कभी कभी मैडम ये पॉइंट देती हैं कि आप इसे जस्टिफाई करो कि हम हिस्टोरिकल कॉस्ट दिखा के कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं, हम ऐसा करते क्यों हैं। वाई डू वी शो द हिस्टोरिकल कॉस्ट व्हेन वी आर मेकिंग द बैलेंस शीट, हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, ठीक है। तो
तो जस्टिफिकेशन कभी कभी मैडमें पूछती हैं, इसलिए मैंने कहा ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है व्हेन इट्स कम टू द थ्योरी पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर दो कंफ्यूजिंग पॉइंट्स भी हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक आप कंफ्यूज हो गए अब, क्योंकि मैंने दोनों पॉइंट आपको बता दिए। हम जिस वैल्यू में एसेट्स को बाय करते हैं वही वैल्यू बैलेंस शीट में दिखाते हैं, लेकिन 99% ऐसा होता है। दूसरा, हम हर साल उस वैल्यू को दिखाएं ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि उसमें से क्या कटेगा, डेप्रिसिएशन। होगी दो बातें क्लियर। अब तीसरी बात पे आते हैं, जस्टिफिकेशन क्या है, कैसे जस्टिफाई करें कि हिस्टोरिकल कॉस्ट दिखाना बिजनेस के लिए ठीक है। हम हिस्टोरिकल कॉस्ट दिखाते क्यों हैं, हम हर कंपनी को अलाउ कर दें कि भैया जो मार्केट में वैल्यू चल रही है वो दिखाओ। हम ये हिस्टोरिकल कंसेप्ट को जस्टिफाई कर रहे हैं। अब जस्टिफाई कर रहे हैं तो पहला आर्गुमेंट है, लिखो आर्गुमेंट नंबर 1, इफ वी शो द मार्केट वैल्यू, if we show the market value of the assets in the balance sheet, अगर हम मार्केट वैल्यू दिखाना शुरू कर दें बैलेंस शीट के अंदर, इट विल बी वेरी हार्ड टू वेरीफाई द वैल्यू ऑफ असेट्स। इट विल बी वेरी हार्ड टू वेरीफाई द वैल्यू ऑफ असेट्स। इट विल बी वेरी हार्ड टू वेरीफाई द वैल्यू ऑफ असेट्स। सर मेरी बात सुनो, आपके दिमाग में आना चाहिए, क्वेश्चन आना चाहिए, सर बैलेंस शीट में कुछ भी वैल्यू दिखाओ क्या फर्क पड़ता है, इसका किसको फर्क पड़ता है। बैलेंस शीट में हम कुछ भी दिखा दे, चाहे मार्केट वैल्यू दिखाए चाहे हिस्टोरिकल कॉस्ट दिखाए, किसको फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। व्हेनेवर थोड़े बड़े हो जाओगे ना, थोड़े से बड़े अगले साल में पहुंचोगे, फिर बैलेंस शीट को स्टडी करोगे। अभी तो बैलेंस शीट बनाना सीखोगे 11th क्लास में, फिर 12th क्लास के अंदर एनालाइज करोगे, पूरी बुक आएगी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 12th क्लास में चले जाओगे ना, तो इस बैलेंस शीट को जो 11th क्लास में आपने बनानी सीखी, हियर यू विल लर्न हाउ टू मेक द बैलेंस शीट। 12th क्लास में आप लर्न करोगे हाउ टू डू द पोस्टमार्टम ऑफ द बैलेंस शीट। इसका पोस्टमार्टम कैसे करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पता है पोस्टमार्टम कैसे करते हैं, वो काट के सब चेक करते हैं, कैसे मालूम है ना आपको। ऐसे ही हम लोग अकाउंटेंट, हम पोस्टमार्टम करेंगे किसका, बैलेंस शीट का, और किसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, और किसका, ट्रेडिंग अकाउंट का। और वो बुक पढ़ी है, देखो उसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालाइज का मतलब होता है एक एक बात को समझना, एक एक बात को एक्सप्लेन करना, वो आप 12th में सीखोगे। फिर आपको समझ में आएगा कि अगर असेट्स की वैल्यू सभी कंपनियों को छोड़ दिया जाए, इसको बोला जाए कंपनी ए बी सी डी ई को, भैया जो तुम्हारी दिल हो, जो मार्केट में वैल्यू चल रही है वो दिखाओ। ये क्या करेगा, अपनी बैलेंस शीट को बहुत अच्छा करने के लिए, इसके पास लैंड होगी 20 लाख की, ये बोलेगा 40 लाख। इसके पास मशीन होगी 10 लाख की, ये बोलेगा 50 लाख। इसके पास बिल्डिंग होगी 30 लाख की, ये बोलेगा 1 करोड़। कौन वेरीफाई करने आ रहा है, कौन करेगा वेरीफाई? भैया इनवॉइस तो आपके पास 30 लाख का है, आप दिखा रहे हो 1 करोड़। जब बिल्डिंग परचेज की थी तो 30 लाख पे किए थे, और कंसेप्ट को आप फॉलो नहीं करते, आपने दिखा दिया 1 करोड़। आपसे किसी ने पूछा 1 करोड़ क्यों दिखाया है, 1 करोड़ की, कर लो वेरीफाई जाके मार्केट में, मेरे पास कस्टमर है 1 करोड़ का, वेरीफाई कर सकोगे। मींस अगर आप लोगों ने मार्केट वैल्यू के हिसाब से असेट्स को दिखाना शुरू कर दिया, देन वी कैन नॉट वेरीफाई द वैल्यू ऑफ असेट्स। डॉक्यूमेंट्स का मतलब जीरो हो जाएगा। आई बात समझ में? और दूसरा इसका लॉस क्या होगा मालूम है? बैलेंस शीट को देख के ही कंपनी में लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। द फर्स्ट थिंग यू सी इफ यू वांट टू इन्वेस्ट द मनी, ये आप 12th क्लास में सीखने वाले हो। अगर आपको किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है और आप उसके शेयर होल्डर बनना चाहते हो, या डिवेंचर होल्डर बनना चाहते हो, या उसके इन्वेस्टर बनना चाहते हो, द फर्स्ट थिंग यू सी इज द बैलेंस शीट। इस कंपनी के असेट्स कितने हैं, इस कंपनी के पास कितने असेट्स हैं। सबसे पहले आप ये देखते हो कि कल मेरा पैसा डूब भी गया तो क्या कंपनी अपने असेट्स बेच के मेरा पैसा वापस कर सकती है। इस कंपनी के असेट्स कितने हैं, और वो भी लास्ट ईयर में कितने थे, इस साल में कितने हैं, आप चेक करते हो। फिर आप चेक करते हो उस कंपनी के पिछले 3 साल में कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, क्या प्रॉफिट डिक्लाइन है, क्या प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, आप ये बातें चेक करोगे।
फिर ही आप पैसा इन्वेस्ट करोगे, फिर ही आप उस बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करोगे। तो एक इन्वेस्टर जो है जिसके पास पैसा है, जैसे हम ही लोग शेयर होल्डर बनते हैं, तो हम लोग जब किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम दो चीजें देखते हैं, एक बैलेंस शीट और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर बैलेंस शीट के अंदर हमने मार्केट वैल्यू दिखानी स्टार्ट कर दी तो जो कंपनी बॉम्बे में बैठी है, जो कंपनी बॉम्बे में है और हम उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बॉम्बे में इतना वाला प्लॉट, इतनी वाली लैंड कम से कम 10 करोड़ की है, और यही लैंड अगर हम अंबाला कैंट में आ जाए तो शायद आपको 20 लाख की मिल जाए। तो आप जज नहीं कर पाओगे कौन सी कंपनी अच्छी है, मैं अंबाला वाली कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करूं या मैं बॉम्बे वाली में इन्वेस्ट करूं, क्योंकि जो असेट्स की वैल्यू बैलेंस शीट में दिख रही है वो सही मायने में गलत है। वो सब डिफरेंट वैल्यू दिखा रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस। अगर किसी की कंपनी बॉम्बे में होगी और उसके पास बिल्डिंग होगी, वो दिखाएगा 20 करोड़, और कोई कंपनी चंडीगढ़ में होगी और उसके पास बिल्डिंग होगी, वो दिखाएगा 5 करोड़। आपको लगेगा वो कंपनी बहुत अच्छी है, उसके असेट्स बहुत ज्यादा है, जबकि ऐसा होगा नहीं। ऐसा होगा नहीं, रियल में वो प्लेस के हिसाब से रेट डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि हर कोई क्या दिखा रहा होगा, हर कोई क्या दिखा रहा होगा, क्या दिखा रहा होगा, मार्केट वैल्यू। हर कोई मार्केट वैल्यू दिखा रहा होगा। इसीलिए हम इसे जस्टिफिकेशन में ये बोलते हैं कि अगर हमने मार्केट वैल्यू दिखानी शुरू कर दी ना बैलेंस शीट के अंदर, तो फिर वेरीफाई नहीं कर पाओगे आप, फिर बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ये पहला आर्गुमेंट है। लिखो सेकंड आर्गुमेंट, मार्केट वैल्यू of assets are very difficult to be determined. Market value of assets are very difficult to be determined. Because the valuation by one expert will not be the same as that of another. Valuation by one expert will not be the same as that of another. ठीक है, ये दूसरी प्रॉब्लम है। अगर हम आपको अलाउ करते हैं कि मार्केट वैल्यू चलो दिखा भी लो, मान लो एक कह दिया शो द मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू निकालता कौन है? क्या आप खुद जाओगे मार्केट में बिल्डिंग हाथ में लेके, ये मेरी बिल्डिंग कितने की बिकेगी बताओ, ऐसा करोगे क्या? ऐसा करोगे क्या? आप खुद जाओगे मार्केट में, कस्टमर ढूंढ के लाओगे, आज तुझे मैं बिल्डिंग दिखाऊं, तो बिजनेस कब करोगे? आप तो बिजनेसमैन हो। ये कंपनी होती है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनका काम होता है वैल्यूएशन, इन्हें बोलते हैं वैल्यूअर। ये वैल्यूएशन करने वाली कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां अंबाला में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, हर जगह पे हैं। ये लोग एक्सपर्ट होते हैं, ये बहुत सारी कंपनियां हैं। आप इन्हें बुलाते हो और बोलते हो इसकी वैल्यू कर दे, मुझे ये बिल्डिंग बेचनी है, इसकी वैल्यू निकालो। फिर वो आस पास की सराउंडिंग्स में उसका सर्वे करते हैं और सर्वे करके आपको उस बिल्डिंग की वैल्यूएशन देते हैं कि इसके नीचे मत बेचना, नहीं तो फिर आप लॉस में चले जाओ। व्हेनेवर कंपनी वांट टू सेल समथिंग। और जब आप घर बेचना चाहते हो तो आप घर बेचने के लिए क्या करते हो मालूम है आपको? कभी घर या प्लॉट बेचना हो तो आप क्या करते हो? क्या प्लॉट को लेके जाते हो बाजार में? कहाँ जाते हो फिर आप? कहाँ? प्रॉपर्टी डीलर के पास। यहाँ छोटे मोटे काम के लिए कौन है? प्रॉपर्टी डीलर। लेकिन जब कंपनियों की बात आए तो वैल्यूएशन करने की भी अलग अलग कंपनी है, वो भी फर्म्स हैं, उनका काम है वैल्यूएशन करना। अब सुनो ना, अगर आपने ए फर्म से वैल्यूएशन करवाया और इसने बी फर्म से वैल्यूएशन करवाया तो दोनों अलग अलग लोग हैं, हो सकता है दोनों का आपस में मैच ना करें। आप भी सेम प्रॉपर्टी को ए से वैल्यूएशन करवाओगे तो वो बोलेगा 10 लाख, उसी प्रॉपर्टी को बी से करवाओगे वो बोलेगा 15 लाख। दोनों का दिमाग अलग अलग हो सकता है, दोनों का स्टाइल अलग हो सकता है, दोनों का मेथड अलग हो सकता है टू द वैल्यूएशन। ये भी दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है। दिस इज द सेकंड बिगेस्ट प्रॉब्लम इफ यू ट्राई टू शो द मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स इन द बैलेंस शीट। मींस द वैल्यूएशन डन बाय वन एक्सपर्ट कैन नॉट बी द सेम बाय द अनदर एक्सपर्ट।
आई बात समझ में? ये भी बहुत मुश्किल है। आ जाओ तीसरे नंबर पे, पॉइंट नंबर 3, मार्केट वैल्यू ऑफ एन असेट्स, मार्केट वैल्यू ऑफ एन असेट्स may change from time to time, and it will be almost impossible, to keep the track of up and down of the market price. सोचो कैसी लगेगी बैलेंस शीट कंपनी की। इस साल मार्केट में तेजी थी, आपकी वैल्यू ज्यादा थी, आपने ज्यादा दिखा दी। अगले साल अभी महामारी आ गई, कोरोना आ गया, मार्केट में हर चीज की वैल्यू गिर गई, आपने नीचे कर दी। फिर अगले साल बढ़ गया, आपने फिर बढ़ा दी। क्या करोगे आप बैलेंस शीट का? उस बैलेंस शीट का क्या इंपॉर्टेंस रह जाएगा जिसमें हर साल वैल्यूज चेंज हो रही होगी। मान लो आप रिलायंस के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो या टाटा के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो। आपने पिछले साल टाटा की बैलेंस शीट पढ़ी, उनके टोटल असेट्स की वैल्यू थी 50 करोड़। आपको बड़ा अच्छा लगा, अरे यार बहुत सारे असेट्स है, पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। पर आपने अपना प्लान अभी चेंज कर दिया, चलो अगले साल कर लेंगे, आने वाला है अप्रैल। नेक्स्ट ईयर जब बैलेंस शीट बन के आई तो वैल्यू रहेगी 30 करोड़। क्यों? क्योंकि टाटा वाला मार्केट वैल्यू दिखा रहा है। टाटा क्या दिखा रहा है? मार्केट वैल्यू। और मार्केट के अंदर तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आप देखो ना, आज मार्केट में क्या है? हर जगह मंदी है। मार्केट में आज हर जगह क्या है? मंदी है। बिकॉज ऑफ दिस, ये पैराडाइमिक जो चल रहा है, जो कोरोना वायरस आया, इसकी वजह से हर तरफ मंदी ही मंदी है। टाइम आज हर चीज की वैल्यू गिर गई है, डिमांड ही नहीं है ना। हर चीज की वैल्यू क्या है? डाउन चली गई। अगर आप मार्केट वैल्यू दिखाना शुरू करोगे बैलेंस शीट में, तो कितनी बार चेंज करोगे? जब मार्केट में तेजी आएगी आपको ज्यादा दिखानी होगी, मार्केट में मंदी आएगी आपको कम दिखानी होगी। तो लोग कैसे ट्रस्ट करेंगे आपकी बैलेंस शीट के ऊपर? एक कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन दिखाने के लिए उसकी बैलेंस शीट तो सबसे बड़ी चीज होती है कि कंपनी कैसा कर रही है। प्रॉफिट लॉस से तो प्रॉफिट लॉस पता लग जाता है, लेकिन एक कंपनी सही मायने में क्या कर रही है, उस कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते, सबसे पहली चीज तो बैलेंस शीट है। और बैलेंस शीट में इतने सारे उतार चढ़ाव हो जाएंगे, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए बैलेंस शीट को बनाना, मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है जी, ये तीसरी प्रॉब्लम आएगी। क्या? आपने जस्टिफाई किया वाई वी आर शोइंग द असेट्स ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे असेट्स को क्यों दिखाते हैं? आपने 3 आर्गुमेंट्स पे जस्टिफाई किया। कौन कौन से 3 आर्गुमेंट्स? पहले वाला, सबसे पहला पहला आर्गुमेंट था, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वेरीफाई द मार्केट वैल्यू बिकॉज मार्केट वैल्यू वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आल्सो। ठीक है जी। दूसरा कोमल, दूसरा वेरी गुड, क्योंकि जजमेंट ऑफ 2 experts, those they are doing the valuation of the assets will be different. तीसरा, मार्केट वैल्यू assets का हर साल चेंज होता है, जो मॉडिफाइड yes, it is almost impossible to track that, क्योंकि मार्केट वैल्यू जो है हर साल ऊपर नीचे होगी, अप एंड डाउन होंगे। तो 3 ऐसे ड्रॉबैक हैं टू शो द मार्केट वैल्यू, दैट्स व्हाई वी आर शोइंग द हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है, ये जस्टिफिकेशन मैडम पूछती है, जस्टिफाई दैट। वो बोलेगी एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड जस्टिफाई दैट, तो फिर जस्टिफिकेशन के अंदर ये 3 पॉइंट कम से कम आपको लिखने हैं। आगे लिखो इसी प्रिंसिपल में, द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल का ड्रॉबैक क्या है? पहला ड्रॉबैक ये है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन
ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन, कॉमा, द फिगर ऑफ नेट प्रॉफिट disclosed by profit and loss account will seriously suffer because depreciation will be charged against revenue at current price. ठीक है जी। अब ये पॉइंट समझना है आपको। पॉइंट क्या है, देखो, जो भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं असेट्स के ऊपर, एक तो उसको असेट से माइनस करते हैं और दूसरा कहां दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस साइड। जब एक्सपेंस बढ़ता है, जब कभी भी एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या घटेगा, प्रॉफिट घटेगा। प्रॉफिट है क्या, इनकम माइनस एक्सपेंस। जो भी आपने पैसा कमाया, इनकम बोलो या रेवेन्यू बोलो, इनकम, उसमें से माइनस कर दो एक्सपेंस, तो क्या आ जाता है, प्रॉफिट। अगर डेप्रिसिएशन हर बार आप दिखाओगे तो डेप्रिसिएशन क्या दिखाओगे, एज एन एक्सपेंस। तो जितना आप एक्सपेंस दिखाते जाओगे उतना आपका प्रॉफिट घटता चला जाएगा। आई बात समझ में। तो ये इसका ड्रॉबैक है, क्योंकि हमें हर बार डेप्रिसिएशन दिखाना पड़ता है और डेप्रिसिएशन के दिखाने से प्रॉफिट हर बार कम होता है। ये इस कंसेप्ट का ड्रॉबैक है। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस कंसेप्ट। ठीक है जी, चलो आगे आ जाओ। एक और लिखो, इंफॉर्मेशन, एक दूसरा ड्रॉबैक, इंफॉर्मेशन बेस्ड अपॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट may not be useful to management, investors and others. ठीक है जी। हम जो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस है, और आप लोगों को अच्छे से मालूम है कि जिस बिल्डिंग को हम 15 लाख का दिखा रहे हैं वो बिल्डिंग आज 50 लाख से ऊपर की मार्केट में है। जिस लैंड को हम 10 लाख, लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती, याद रखना। लैंड जिसको हम 10 लाख दिखा रहे हैं वो सच्ची में आज 1 करोड़ का प्लॉट है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल को यूज करते हैं, वो मैनेजमेंट के लिए यूजलेस हो जाती है बैलेंस शीट। मैनेजमेंट को मालूम है ये जो असेट्स की वैल्यू हम दिखा रहे हैं इससे रियल में कहीं ज्यादा वैल्यू है। ऐसा कभी कभी होता है। ठीक है जी, लेकिन कंसेप्ट है तो हमें हिस्टोरिकल कॉस्ट को ही दिखाना है। क्यों दिखाना है, उसके पीछे 3 आर्गुमेंट थे। क्यों नहीं दिखाना, उसके पीछे 2 आर्गुमेंट है। आगे बात समझ में। उसके ड्रॉबैक क्या है, मैंने 2 बताए, लेकिन प्लस पॉइंट क्या है, मैंने 3 बता दिए। ठीक है, ये कंसेप्ट को आपको सच्ची में पढ़ना पड़ेगा, सीरियसली पढ़ना पड़ेगा, लिख के देखना पड़ेगा, तभी ये कंसेप्ट आपके दिमाग में जाएगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट। फाइन, आओ अगला कंसेप्ट करते हैं। अगला कंसेप्ट है डुअल कंसेप्ट। ये है TUAL। इसे डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट भी बोलते हैं। मतलब इसका सीधा सा मतलब है कि हर ट्रांजैक्शन के कम से कम 2 इफेक्ट पड़ते हैं। ये सिंपल कंसेप्ट है, इसमें कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल वन। आप अकाउंट्स के अंदर कोई भी एक ऐसी ट्रांजैक्शन बताओ जिसका सिंगल इफेक्ट पड़ा हो ही नहीं सकता, वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं होती। सिंगल साइड वाली ट्रांजैक्शन अकाउंट्स में कहीं रिकॉर्ड नहीं होती। ठीक है जी, अकाउंट्स के अंदर किसी भी ट्रांजैक्शन के मिनिमम से मिनिमम 2 इफेक्ट पड़ते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। ये मिनिमम है, ज्यादा भी आते हैं लेकिन मिनिमम कितने हैं, 2 इफेक्ट। आप चाहे तो सोच के देखिए, कोई भी ट्रांजेक्शन दिमाग में सोच के देखो। सैलरी पेड की तो क्या है,
सैलरी अकाउंट डेबिट टू, रेंट पे किया तो, कमीशन रिसीव किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, इंटरेस्ट रिसीव किया तो, गुड्स परचेज किए तो, और इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है दैट असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आपने देखा था ना अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई थी, अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर क्या हुआ था, जो असेट्स वाला पार्ट था वो किसके इक्वल आया था हमेशा, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। हुआ था कि नहीं हुआ? कभी भी ऐसा हो नहीं सकता कि किसी ट्रांजैक्शन का सिंगल इफेक्ट आ जाए। एक ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर आप ऐसी मुझे बता दो जिसका सिंगल इफेक्ट आया हो। कोई है ऐसी ट्रांजैक्शन? मिनिमम कितने इफेक्ट थे? 2, और मैक्सिमम 4 भी थे, कहीं कहीं 5 भी थे। जहां आपने गुड सोल्ड ऑफ कॉस्टिंग दिस मच एट अ प्रॉफिट ऑफ दिस मच, वहां 3-4 इफेक्ट भी आए थे। हाफ रिसीव्ड इन कैश एंड हाफ सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो वहां 4 इफेक्ट आए थे। गुड्स में से माइनस हुआ था, फिर कैश में कुछ ऐड हुआ था, फिर डेब्टर्स का नया कॉलम खुला था और वहां पे प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड किया था। याद है आपको? भूले तो नहीं आप ना अकाउंटिंग इक्वेशन? तो सुनो, कोई एक ऐसी ट्रांजैक्शन आप अकाउंट्स में मुझे बताओ जिसका सिंगल इफेक्ट हो। नहीं, और उसी कंसेप्ट को हम कहते हैं डुअल कंसेप्ट का मतलब ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ अकाउंट्स मस्ट हैव या मिनिमम हैव 2 इफेक्ट्स, कम से कम 2, वन डेबिट एंड सेकेंड क्रेडिट। बेसिकली जो हमारे को मैडम वहां पढ़ाती हैं, जब हम अकाउंट्स के बारे में डेबिट क्रेडिट को पढ़ते हैं, वहां जो पढ़ाया जाता है वहां मैडम इस कंसेप्ट का यूज करती हैं, डुअल कंसेप्ट। ठीक है, मैडम इसी को पढ़ाती हैं कि भाई एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। ये वो कंसेप्ट है डुअल कंसेप्ट। फाइन, चलो लिखो जल्दी से। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, every business transaction affects at least 2 accounts. At least 2 accounts. Next में आ जाओ, at least 2 accounts. If one account is debit, then any other account must be credit. Then any other account must be credit. For example, goods purchased. Goods purchased worth rupees 10,000 in cash. For example, goods purchased worth rupees 10,000 in cash. क्या एंट्री बनेगी कोमल? So something has debit means purchase account and something credit means cash account. Purchase account debit to cash account. And this system of recording in accounts is called, कोई बताएगा? Is called, देखता हूं कौन सो रहा है कौन जाग रहा है। And this system of recording in accounts is called none. Yes, double entry system. पढ़ रही है, सीरियस पढ़ रही है, compete करेगी, सबके साथ compete कर जाएगी। And this system of recording in accounts is called double entry system. हमने इसके बारे में बात की है। मैंने कहा आपकी मैडम में जब आपको डबल एंट्री पढ़ाती है ना, वो यही कहती है, एक डेबिट और एक दूसरा क्रेडिट। बच्चों, डबल एंट्री क्या होता है? एक चीज को हम डेबिट करते हैं और दूसरे को हम क्रेडिट करते हैं। असली में डबल एंट्री सिस्टम ये होता है कि जब हम किसी को डेबिट करें या किसी को क्रेडिट करें, मतलब एक चीज जब हमारे पास आई, गुड्स परचेज, हमारे पास क्या आया? गुड्स परचेज, और क्या गया? कैश। तो आपसे पूछा जाए गया क्या? आप बोलोगे कैश। उसके पीछे जाने का रीजन क्या था? क्या आपने दान दिया? नहीं। फिर क्या किया? गुड्स परचेज किए। रियल लाइफ के अंदर जब हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ते हैं तो डबल एंट्री का मतलब डेबिट और क्रेडिट नहीं होता।
डबल एंट्री का मतलब होता है वट एवर कम्स इन द बिजनेस मस्ट बी रिकॉर्डेड, वट एवर गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस मस्ट बी रिकॉर्डेड। बिजनेस में आता क्या है, बोलो क्या आ सकता है बिजनेस में? पैसा आया या पैसा जाएगा, और उसके आने और जाने के पीछे का रीजन मस्ट बी रिकॉर्डेड। वेन एवर मनी कम इन द बिजनेस, गुड सोल्ड, क्या आया? कैश। क्या कहा आपने? कैश अकाउंट डेबिट। आने का रीजन क्या था? क्या चोरी करके लाए हो? फिर क्या लिखा आपने? टू सेल्स। आने का रीजन क्या था? सेल्स। रेंट पेड, क्या गया आपके पास से? कभी आपने किसी को आज तक रेंट हाथ में उठा के पे करते हुए देखा है? कभी देखा आपने रेंट हरे कलर का होता है या ब्राउन कलर का होता है या पिंक कलर का होता है? कभी नोट किया आपने? क्या दिया आपने? क्या पे करते हुए देखा है? कैश। कभी आपने अपने पापा को पूछा पापा सैलरी कौन से कलर की होती है? पापा बोलते हैं सैलरी मिल गई, सैलरी मिल गई, सैलरी आ गई। सैलरी कौन से कलर की होती है? सैलरी व्हाइट कलर की है, सैलरी ब्लैक कलर की है, या सैलरी ग्रीन कलर की है? कभी देखी आपने? सैलरी में क्या आता है? तो बिजनेस के अंदर दो ही चीजें होती हैं, कैश का आना और कैश का जाना। जब भी हम बात करते हैं बिजनेस के अंदर कैश आया, तो उस कैश के पीछे आने का रीजन, आपने कहा कमीशन रिसीव। क्या कभी किसी ने आपको कमीशन ऐसे दिया? ये है कमीशन, ये पकड़ कमीशन, ऐसे दिया होगा? क्या दिया होगा? पैसा दिया होगा ना। तो आया तो पैसा ना असली में, उस पैसे के आने का रीजन क्या था? कमीशन। तो हमने क्या कहा? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। जब आपने किसी को सैलरी पे की होगी बिजनेस से, तो आपने एक पेज पे लिखा होगा सैलरी, उसको फोल्ड किया होगा, बोला होगा ये तेरी सैलरी। वो बोलेगा ये क्या दे रहे हो? अबे सैलरी दे रहा हूं। और जी पैसे दो, पैसे, इसका मैं क्या करूंगा? आप ऐसा करके देखना। आप मैडम को जब स्कूल फीस दोगे, नेक्स्ट टाइम मुझे मत देना ऐसा, मैडम को जब मैडम को स्कूल फीस दोगे तो आप एक पेपर पे लिखना, एक पेपर पे व्हाइट पेपर पे लिखना स्कूल फीस फ्रॉम जून टू सितंबर और फॉर क्लास 11, और उसे फोल्ड कर देना, अच्छे से फोल्ड करके एनवलप में डाल देना, और मैडम के पास जाना, मैडम ये रही स्कूल फीस। मैडम एनवलप को खोलेगी और उस पर लिखा होगा स्कूल फीस कोमल। बोलो मैडम एक्सेप्ट कर लेगी? क्या एक्सेप्ट करेगी मैडम? आइदर कैश और चेक, यही एक्सेप्ट करेगी ना। तो हम लोग जो है ना बिना बात के यहां वहां दौड़ते हैं। बात अल्टीमेटली ये है कि बिजनेस में कैश आता है या बिजनेस से कैश जाता है, और जब कभी भी बिजनेस में कैश आता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है, और जब कभी भी बिजनेस से कैश जाता है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है, और उसी आने जाने के रीजन को हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। रियल लाइफ में ये है, लेकिन आप अभी इसे दिमाग में मत रखना। आप इसी कोने में छोटा सा छोड़ दो, लेकिन आप इसे सोचना मत ज्यादा। जब आप कभी काम करोगे लाइफ में तो डबल एंट्री सिस्टम का ये रियल मतलब है। लेकिन आपकी बुक क्या बोलती है? दैट समथिंग हैज टू बी डेबिटेड एंड समथिंग हैज टू बी क्रेडिटेड, दैट इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है जी, रिकॉर्डिंग दिस इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। हम इतना ही याद रखें 11th क्लास के लिए। ठीक है, आगे आ जाओ, लिखो, आगे लिखो। whenever a transaction is to be recorded, comma, it has to be recorded in 2 or more accounts. To balance the equation. That's why we say assets is equal to liabilities plus capital. That's why we say assets is equal to liabilities plus capital. For example, X started business with rupees 10 lakh and take a loan of rupees 5 lakh
will be recorded as assets is equal to liability plus कैपिटल। कितने के हो गए असेट्स? कितने का लोन लिया उसने? कितने का स्टार्ट किया बिजनेस? 10 लाख। और फिर लोन कितने का लिया बाद में? तो कितना हो गया टोटल असेट्स? 15 लाख। कितना हो गया? 15 लाख। और लायबिलिटीज कितनी हो जाएंगी? और कैपिटल कितनी हो जाएगी? बस यार बहुत है इतना इसके लिए, इस कंसेप्ट के लिए इतना बहुत है, इससे ज्यादा नहीं समझाना इस कंसेप्ट में। ठीक है जी, आ जाओ नेक्स्ट कंसेप्ट पे एक बार थोड़ा सा देखें। कंसेप्ट नंबर 9। कंसेप्ट नंबर 9 का नाम है रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट या रियलाइजेशन कंसेप्ट। इसको बोलते हैं रियलाइजेशन। REALISATION रियलाइजेशन कंसेप्ट, रेवेन्यू रियलाइजेशन या रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट ऐसे करके है, बुक में जो दिया है वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है जी, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, रिकॉग्नाइज करना, रिकॉग्नाइज मतलब पहचान करना है ना, रिकॉग्नाइज करना, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट वो भी लिख सकते हैं। फाइन। अब ये कंसेप्ट क्या है? ये भी बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बहुत बार आप पढ़ चुके हो, लेकिन थोड़ा सा नाम डिफिकल्ट है तो समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सिंपल सी बात है इसके अंदर, इसके बारे में आपको कल लिखवाऊंगा, लेकिन आप थोड़ा समझ लो कंसेप्ट है क्या। ये कंसेप्ट बोलता है whenever you earn the revenue you must be record that revenue either the cash has come in or not। और ये बात मैं 500 बार समझा चुका, ये बात मैं आपको एग्जांपल्स देके 500 बार समझा चुका। whenever we earn the revenue we have to record that revenue, it does not matter whether the cash has come or not। ये बात हम समझ चुके हैं कितनी बार, हम कैश आने की वेट नहीं करते। वंस यू हैव सोल्ड द गुड्स और यू हैव रेंटेड द सर्विस टू समवन, द रेवेन्यू हैज बीन जनरेटेड, रेवेन्यू अर्न हो गया। आपने अपनी दुकान से सामान बेचा, नमन आपकी दुकान पे आया और आपने उसको 1 लाख का सामान दिया। नमन ने पैसे नहीं दिए, नमन बिना पैसे दिए चला गया और वादा करके गया कि 2 महीने में आके पैसा दे दूंगा। आपकी दुकान का रेवेन्यू ऑलरेडी जनरेट हो गया, कैश आया नहीं आया डज नॉट मैटर। और ये वही कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट कहता है whenever we have sold the goods or we have rendered the service to someone, the revenue has been generated। We have to understand that thing कि रेवेन्यू जनरेट हो चुका है, चाहे पैसा आया या नहीं आया। ये बहुत सिंपल सी बात है, और इस बात के ऊपर कम से कम हम हर क्लास में पहले जनरल एंट्री में इस बात को हम कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं। इसको हमने बहुत बार समझा भी दिया और बहुत बार समझ भी लिया। मैंने एग्जाम्पल भी देके आपको समझाया था ना कि मेरे पास 5 या 6 बच्चे पढ़ते हैं मान लो 1 साल के अंदर, और सबको मैंने पढ़ा दिया और 2 बच्चों की फीस नहीं आई, फिर भी हमने क्या कहा? द रेवेन्यू हैज बीन जनरेटेड वेदर द फीस हैज कम और नॉट। व्हाई? बिकॉज आई हैव ऑलरेडी रेंडर्ड माय सर्विस टू देम। आप समझे मेरी बात? तो जब किसी को आपने अपनी सर्विस दे दी तो रेवेन्यू जनरेट हो गया। इट डज नॉट मैटर वेदर द कैश हैज कम और। आई बात समझ में? यही कंसेप्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। चाहो तो आप लिख सकते हो 5 मिनट के अंदर, लिख लो फटाफट, चलो खत्म हो जाएगा। रेवेन्यू इज अर्न बाय, अर्न का मतलब कमाना, EARNED। रेवेन्यू इज अर्न बाय सेल ऑफ गुड्स और, बोलो और क्या हो सकता है? और रेवेन्यू कैन बी अर्न बाय सेल ऑफ गुड्स और बाय प्रोवाइडिंग अ सर्विस। यस, और बाय प्रोवाइडिंग अ सर्विस। This concept of revenue realization determines the time or the particular period or
the particular period in which the revenue is realized. ठीक है जी, नेक्स्ट में आ जाओ. It should be noted that revenue realization is not related with the receipt of cash. ठीक है जी, बात समझ में आ रही है. रेवेन्यू रियलाइज करने का मतलब ये नहीं कि आपके पास पैसा आया या नहीं आया. फाइन. वंस, देखो आगे, वंस द ओनरशिप ऑफ गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड to the purchaser, the revenue has been earned. अब ये खतरनाक वर्ड देख के घबरा नहीं जाना. ये सिर्फ इंग्लिश के वर्ड है, इनका मतलब वही है. Once the goods have been sold, the revenue has been earned. मतलब आपकी दुकान पे कोई आया और ये थैली पड़ी थी आटे की, बोला एक आटे की थैली दे दो. आया ना आपकी दुकान पे, आपने ऐसे थैली उठाई और उसके हाथ में दे दी. मीन्स द ओनरशिप ऑफ दैट आटा हैज बीन नॉट ट्रांसफर टू दैट मैन. बिक गया ना, अब वो आटा आपका नहीं है, वो आटे की थैली अब आपकी नहीं है. वो ब्रेड जो आपकी दुकान पे बाहर ऐसे पड़ी थी, राहुल आया और बोला एक ब्रेड दे दो. आपने ब्रेड उठाई और राहुल के हाथ में दे दी. यू हैव ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ ब्रेड फ्रॉम योर सेल्फ टू राहुल. नाउ ही इज लायबल टू पे दैट अमाउंट. He has not paid or he has paid, does not matter. The revenue has been earned. तो छोटी सी बात यह है, once the goods have been sold or the service have been provided, the revenue has been earned. It does not matter whether the cash has been received or not. इतना सा कंसेप्ट है. ठीक है जी. और ये कंसेप्ट क्या बोलता है, लिखो इसके आगे, लिखो. दिस कंसेप्ट इज that we must record the revenue earned in a current year in that same current year. ठीक है. जिस साल में हमने रेवेन्यू कमाया उसी साल में रिकॉर्ड किया जाता है. मैंने आपसे बार बार कहा, रेवेन्यू और एक्सपेंस, इनकम और एक्सपेंस को हम कभी भी अगले साल में लेके नहीं जाते. जिस साल में आपने गुड्स बेचे उसी साल में रिकॉर्ड किए जाएंगे. जिस साल में आपने सर्विस प्रोवाइड की उसी साल में रिकॉर्ड किया जाएगा. हाँ, अगर कैश नहीं आया तो वो क्या बन जाएंगे, डेब्टर्स. सिर्फ कैश नहीं आया, इनकम तो रिकॉर्ड हो चुकी है, एक तो कैश नहीं आया. आपने गुड्स बेचे नमन को, नमन चला गया, 31 मार्च आ गई, पैसा अभी तक आया नहीं, तो नमन क्या बन गया आपके लिए, डेब्टर, असेट्स बन गए. कैश नहीं आया, लेकिन इनकम तो आप सेल्स तो रिकॉर्ड कर चुके ना. सेल्स तो आपने उसी दिन रिकॉर्ड कर दी जिस दिन गुड्स बेचे थे. आई बात समझ में. इसी तरीके से एक्सपेंस है, इसी तरीके से एक्सपेंस की बात है. इस कमरे का रेंट जो कि 5000 पर मंथ है, अगर मैं रेंट पे कर रहा हूं 5000 एवरी मंथ आई एम पेइंग द रेंट. अगर मैंने मान लो किसी एक महीने में रेंट नहीं दिया और साल खत्म हो गया, इट डज नॉट मीन दैट आई हैव नॉट मेड द एक्सपेंस. एक्सपेंस तो ऑलरेडी हो गया. हाँ, वो बात अलग है कि मैंने अभी तक रेंट पे नहीं किया, तो वो क्या बन जाएगी, मेरी लायबिलिटी, और उसका नाम क्या होगा, आउटस्टैंडिंग रेंट. आई बात समझ में. तो इसका मतलब हम इनकम और एक्सपेंस को कभी भी अगले साल में नहीं ले जाते. इस साल के इनकम को और इस साल के एक्सपेंस को इसी साल में रिकॉर्ड किया जाता है. पैसा नहीं आया तो असेट्स, अगर इनकम है तो
और पैसा नहीं आया तो असेट्स, और अगर एक्सपेंस है पैसा नहीं दिया तो लायबिलिटी। लेकिन अगले साल में नहीं ले जाते, जो अगले साल में जाता है वो है सिर्फ असेट्स और लायबिलिटीज। ये आप दिमाग में बार बार क्लियर कर लिया करो। वी डू नॉट ट्रांसफर द इनकम एंड एक्सपेंस ऑफ दिस ईयर टू द नेक्स्ट ईयर। व्हाट वी टेक इट इन द नेक्स्ट ईयर। ओपनिंग एंट्री की थी ना आपने, ओपनिंग एंट्री मुझे बताओ, ओपनिंग एंट्री में 2 क्वेश्चन आपने किए थे, क्या एक भी ऐसा एक्सपेंस था या वो था इनकम जो आप आगे लेके गए? क्या लेके गए आगे आप? असेट्स और लायबिलिटीज। ठीक है जी, तो इस बात को दिमाग में रखना आप। फाइन, यहीं पे खत्म करेंगे आज की क्लास, आगे इसी में कंटिन्यू करेंगे, इसी में थोड़ा सा और मैं आपको कल लिखवाऊंगा। ठीक है जी, चलो बच्चों।